Hello dear friends, my name is Aqib Rasool and I welcome you all in today's lecture. Today this is our lecture number 14. लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एंटीनाज जो है वो डिस्कस किए थे, लेकिन हमने उसमें सारे टाइप्स ऑफ एंटीनाज जो हैं वो कवर नहीं किए, कुछ रह गए थे हमारे, जैसे कि आपके रिफ्लेक्टर एंटीनाज हैं या इसी तरह यागी उड़ा एंटीना है या हेलिकल एंटीना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनाज जो है और भी बाकी हैं जो हम लास्ट लेक्चर में कवर नहीं कर पाए। तो आज जो है इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ये वाला टॉपिक एंटीना एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो बाकी के टाइप्स ऑफ एंटीनाज हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने लास्ट टाइम हमने अपर्चर एंटीनाज तक हमने कंप्लीट किया था, जैसे कि वेवगाइड एंटीना और हॉर्न एंटीना एंड स्लॉट एंटीना जो है वो हमने कवर किए। लेकिन फिर रहते थे हमारे रिफ्लेक्टर एंटीनाज। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितने भी बाकी इंपॉर्टेंट एंटीनाज हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए कम से कम और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंटीनाज हैं यहाँ पे, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट एंटीनाज जो हैं वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वायर एंटीनाज, लेकिन एक एंटीना हमें वहाँ पे रह गया था जिसे हमने डायपोल एंटीना पढ़ा था, मोनोपोल पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह एक और है वहाँ पे वो है हेलिकल एंटीना। तो रिफ्लेक्टर एंटीनाज से पहले एक और टाइप ऑफ एंटीना हम पढ़ेंगे, वो है हेलिकल एंटीना। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है किसका, हेलिकल एंटीनाज का, ये हेलिकल शेप का होता है, यानी कि आईसी शेप का ये एंटीना होता है। ठीक, देखिए जो एंटीना है ये एक सिंपल काइंड का एंटीना है, सिंपल काइंड का एक एंटीना है, इट इज ऑफ सिंपल काइंड, जो कि किस में वर्क करता है, इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 30 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, जो कि आपका कौन सा रेंज है, ये है आपका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज एंड VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसमें ये वर्क करता है। सो हेलिकल एंटीना क्या है, इट इज अ सिंपल काइंड ऑफ एंटीना दैट वर्क्स इन UHF एंड VHF फ्रीक्वेंसी, दैट इज 30 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज में ये काम करता है। ठीक है, तो ये इसका एक और नाम है वो है ब्रॉडबैंड एंटीना, भी हम इसको कहते हैं ब्रॉडबैंड एंटीना। ब्रॉडबैंड एंटीना ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और ये हम करते हैं यूज फॉर रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू आयोनोस्फीयर। ठीक है, और किस में यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड एंटीना भी हम इसको कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो होता क्या है इसमें, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें, देखिए एक तो ये एक इसमें वायर होती है हेलिकल शेप की। ठीक है, जैसे ये अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे इसको हम कहते हैं हेलिकल, और इसको हम हेलिक्स कहते हैं, इन रिंग्स को। ठीक है, हेलिक्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे होता है एक ग्राउंड प्लेन जिसके साथ हम इसको ये अटैच करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये ग्राउंड प्लेन है, और ये क्या है, ये एक फीड लाइन है जहाँ से हम इसको एनर्जी देते हैं, यानी कि पावर इसको देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी लेंथ किसके बराबर होता है, N इंटू एस। N इज अ नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और S क्या है, S है एक टर्न की यहाँ पे लेंथ। ठीक है, तो टोटल लेंथ किसके बराबर है, N इंटू एस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्या है, ये इसका डायमीटर है D, ये इसका एंटीना का डायमीटर है, और ये क्या है, एक टर्न की जो लेंथ है वो है S, और टोटल जो इस एंटीना की लेंथ होती है वो होती है L इज इक्वल टू N टाइम्स S। ठीक है, जितने भी टर्न होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कितने टर्न है, एक टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, तो यहाँ पे है 4S, यहाँ पे इसका क्या है लेंथ है। तो इसका जो ये है रेडिएशन पैटर्न क्या है, ये इसका रेडिएशन पैटर्न, और क्या है, ये है यूनिडायरेक्शनल। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न। क्यों, क्योंकि एक ही साइड से इसका ये बीम, यानी कि इसको मेन लोब है, ये कौन से, ये साइड लोब्स हैं। तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न है ये क्या है, ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम इसकी एडवांटेज को देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेज है इसकी, देखिए अगर हम फर्स्ट एडवांटेज देखेंगे इसकी, एक तो है इसका हाई गेन इसका हाई होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जिसका रेडिएशन पैटर्न है ये यूनिडायरेक्शनल है। क्या है, यूनिडायरेक्शन, यानी कि फोकस्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ है। तो इस वजह से क्या है, इसका गेन जो है वो हाई होगा, और इसकी जो डायरेक्टिविटी जो है वो भी मतलब अच्छी खासी होगी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे पोलराइजेशन चाहिए कौन सी, फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे देखिए पोलराइजेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सर्कुलर हो सकती है, इसी तरह दूसरी थी वो
सर्कुलर या दूसरी है आपकी एलिप्टिकल है, सॉरी ठीक एलिप्टिकल है। तो जहाँ पे अगर आपको कहीं पे कौन सी सर्कुलर पोलराइजेशन की रिक्वायरमेंट है, कौन सी सर्कुलर पोलराइजेशन, तो वहाँ हम कौन सा है ये करेंगे एंटीना यूज, हेलिकल एंटीना यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन है वो कौन सी है, सर्कुलर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और डायरेक्शन क्या है, ये इसकी यूनिडायरेक्शनल है रेडिएशन पैटर्न, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ये एंटीना है इट इज सपोर्टेड बाय ए ग्राउंड प्लेन, तो ये क्या है, ग्राउंड प्लेन है इसके सपोर्ट के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। देखिए अब अगर हम इसका मतलब इसकी फंक्शनिंग देखेंगे, ये हम इसके मोड्स यानी कि मोड्स जो है ये दो मोड्स में हम डिवाइड करते हैं, कौन सी इसकी फंक्शनिंग। देखिए ये दो मोड्स में काम करता है ये एंटीना। फर्स्ट वन इज नॉर्मल मोड, फर्स्ट वन इज नॉर्मल मोड एंड सेकंड वन इज एक्शन मोड, ठीक है। ये किस पे डिपेंड है, ये इसकी जो रेडिएशन पैटर्न है उसी पे ये डिपेंड है किस मोड में ये काम करेगा। तो पहला क्या है नॉर्मल मोड और दूसरा क्या है एक्शन मोड। और नॉर्मल मोड कब होता है, जब रेडिएशन जो है व्हेन रेडिएशन इज परपेंडिकुलर, व्हेन रेडिएशन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, टू एक्सिस, व्हेन रेडिएशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो एक्सिस कौन है, फॉर एग्जांपल हेलिकल एंटीना है, ये क्या हुई इसकी, ये हुई एक्सिस इसकी, क्या हुई ये है एक्सिस। तो अगर रेडिएशन परपेंडिकुलर होगी किसकी, किसको हुई परपेंडिकुलर, एक्सिस को, तब हम कहेंगे ये है नॉर्मल मोड। और अब अगर जो रेडिएशन है दैट इज इन द एक्सियल डायरेक्शन, इफ रेडिएशन इज इन द एक्सियल डायरेक्शन, जो एक्सियल डायरेक्शन में यानी कि इसी की डायरेक्शन जो एक्सिस है एक्सिस की डायरेक्शन में होगा इसका रेडिएशन पैटर्न, तब हम कहेंगे ये इसका एक्सियल मोड है, इन द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो उस मोड को हम कहेंगे तब ये है इसका क्या एक्सियल मोड। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा मोड है, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल मोड है तो इसका मतलब है जब रेडिएशन परपेंडिकुलर होगी किसको एक्सिस को, तब हम कहेंगे ये नॉर्मल मोड है। और अगर रेडिएशन जो होगी इज इन द एक्सिस इन द एक्सियल डायरेक्शन, अगर एक्सियल डायरेक्शन में होगा तब हम कहेंगे ये इसका कौन सा मोड है, ये एक्सियल मोड है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ हम यूज़ ये करते हैं, तो मेन एप्लीकेशन है इसकी वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम ये यूज़ करते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो इट इज़ यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए जो हेलिकस जो है नॉर्मल मोड की अगर हम बात करेंगे, जब हम हेलिकस को यानी कि हेलिकल एंटीना को किस में यूज़ करते हैं, इन नॉर्मल मोड, क्या करते हैं इन नॉर्मल मोड में जब हम इसको यूज़ करते हैं तब हम कहेंगे इसको ब्रॉड साइड एंटीना, ब्रॉड साइड एंटीना। तो इट विल एक्ट एज ए यानी कि इट विल वर्क एज अ ब्रॉड साइड एंटीना, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जब एक हेलिकल या हम कहेंगे हेलिकस एंटीना जब किस मोड में काम करेगा, इन नॉर्मल मोड, तब हम इसको कहेंगे ब्रॉड साइड हेलिकल एंटीना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ऑलरेडी पहले भी बताया मैंने इसको क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड एंटीना भी हम इसको कहते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये था आपका हेलिकल एंटीना या हेलिकस एंटीना भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। तो इसके बाद है आपका रिफ्लेक्टर एंटीनास। कौन सा है, रिफ्लेक्टर एंटीनास। देखिए रिफ्लेक्टर एंटीनास, रिफ्लेक्टर एंटीना, तो रिफ्लेक्टर एंटीनास नाम से पता चल रहा है यहाँ पे क्या होती है, जो आपकी ईएम वेव्स होती हैं ये रिफ्लेक्ट कर जाती है किसी सरफेस से, ठीक है। क्या कर जाती है, सरफेस से कर जाती है, यानी कि हम ऐसा एक यहाँ पे सरफेस रखते हैं जिससे ईएम वेव्स जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है और लेटर ऑन क्या हो जाती है, फिर प्रोपेगेट हो जाती है। यहाँ पे रेडिएशन जो है वो यहाँ पे पास ऑन हो जाती है किसमें, स्पेस में, और फिर ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखें। तो रिफ्लेक्टर एंटीना का यही कंसेप्ट है, दे रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स लाइक ए मिरर, ठीक है। तो दे रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव कौन सी वेव होती है, ये होती है ईएम वेव। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं रिफ्लेक्टर ईएम वेव्स। तो ईएम वेव कौन सी है यहाँ पे, वो है रेडियो वेव, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मेनली दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की यहाँ पे बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप है वो है कॉर्नर एंटीना या कॉर्नर रिफ्लेक्टर हम कहते हैं, कॉर्नर रिफ्लेक्टर, कॉर्नर रिफ्लेक्टर। देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर जो है ये इसकी शेप पे मतलब इसका नाम पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कॉर्नर एंटीना। देखिए यहाँ पे हम एक शीट लाते हैं, ये मेटल शीट है,
तो यहाँ पे कॉर्नर के आगे यहाँ पे एक फीड एलिमेंट हम रखते हैं, या हम कहेंगे यहाँ पे डाइपोल जैसा एंटीना रखते हैं। तो जो यहाँ पे ईएम वेव्स जो आती हैं वो किस पे पड़ जाती है, इस रिफ्लेक्टर पे। तो रिफ्लेक्टर से वापस आके फिर ये एंटीना पे यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं और यहाँ से फिर ये फीडर के थ्रू रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका रिसीवर है, यहाँ से आगे ईएम वेव ये पड़े किस पे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर पड़ी किस पे, इस फीड एलिमेंट पे, यानी कि जो आपका यहाँ पे एक्चुअल एंटीना होता है। और फिर यहाँ पे फीडर लाइन जो होती है, या हम कहेंगे यहाँ पे कोएक्सियल केबल जो होती है, यहाँ से वो यहाँ पे कनेक्ट होती है इसके साथ, और फिर वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फाइनली वो रिसीवर तक पहुंच जाती है। तो ये कौन सा है आपका, ये आपका रिफ्लेक्टर एंटीना। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ये आपका डाइपोल है, यहाँ पे हम वन और मोर डाइपोल्स यहाँ पे यूज करते हैं, वन और मोर डाइपोल एंटीनाज, वन और मोर डाइपोल एंटीनाज जो है वो हम प्लेस कर सकते हैं, आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉर्नर रिफ्लेक्टर। तो ये आपको समझ आया होगा कि कॉर्नर रिफ्लेक्टर हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके कॉर्नर पे हम रखते हैं क्या, यही एलिमेंट रखते हैं, कौन सा, फीड एलिमेंट, या हम कहेंगे यहाँ पे एंटीना जो है, यहाँ पे हम डाइपोल का मतलब यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ कॉर्नर रिफ्लेक्टर। तो ये कौन सा आपका, ये आपका कॉर्नर रिफ्लेक्टर, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टिविटी इंक्रीज करना चाहेंगे, डी यानी कि डायरेक्टिविटी अगर हमें इंक्रीज करना है, वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग दी रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टर्स जो है यहाँ पे यूज करके हम रिफ्लेक्टर्स हम यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टिविटी हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कंडक्टिंग शीट होता है, क्या होता है, कंडक्टिंग शीट, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट, ये स्मूथ सरफेस होती है जिसपे ईएम वेव्स पड़ जाती हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर फीड एलिमेंट जिसको हम डाइपोल कहेंगे, और ऐसे ये वर्क करता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो इसका सेकंड टाइप है वो है पैराबोलिक एंटीना, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैराबोलिक एंटीना जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड टाइप है रिफ्लेक्टर एंटीना का, पैराबोलिक एंटीना। तो आपके एग्जाम में ऐसी भी क्वेश्चन आ सकता है, पैराबोलिक एंटीना इज अ टाइप ऑफ विच एंटीना। तो नीचे बहुत सारी ऑप्शन होंगे, रिफ्लेक्टर एंटीना, अपर्चर एंटीना, एरे एंटीना, वायर एंटीना। ठीक है, तो वहां पे आप करेक्ट करेंगे, इट इज ए रिफ्लेक्टर एंटीना। ठीक है, तो आपके घरों में भी लगा होता है डिश टीवी, जो है ऐसे होता है डिश टीवी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये डिश टीवी होता है एक पैराबोलिक एंटीना। तो यहाँ पे एक पैराबोलिक शेप का क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यहाँ पे ईएम वेव्स आ जाती पड़ जाती हैं, और यहाँ पे हम फीड एलिमेंट लगाते हैं, और फिर ये इस पे पड़ जाती है। ठीक है, तो कॉर्नर में और इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पे कॉर्नर शेप की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यहाँ पे पैराबोलिक की होती है, और फिर यहाँ से केबल होती है जो फिर जाती है कहाँ पे, हमारे रिसीवर में, टीवी के रिसीवर में, टेलीविजन के रिसीवर में, और फिर रिसीवर हमारा कनेक्ट होता है किसके साथ, टेलीविजन के साथ। ठीक है, तो ये कौन सा एंटीना है, ये एक पैराबोलिक एंटीना है। फिर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, यानी कि कैसग्रेन है, ग्रिगोरियन है, ये दो टाइप्स हैं, ये हम आगे देखेंगे मतलब इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल आपको यही याद रखना है कि पैराबोलिक एंटीना जो है ये रिफ्लेक्टर एंटीना है, जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, वो यूज़ parabolic reflector to focus the radio waves into a feed element। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका रिफ्लेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे होता है इसका फोकस पॉइंट, यानी कि फोकस होता है, यहाँ से एक सिग्नल आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकल गई, और दूसरी आई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकल गई, और इसी तरह यहाँ से एक और आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से निकल गई, और एक आई ऐसे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। और इस फोकस पे हम रखते हैं अपना कौन सा, फीड एलिमेंट, ये जो आपने अपने घरों में देखा होगा। यहाँ पे हम रखते हैं रिफ्लेक्टर फोकस पे फीड पॉइंट, ये है इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो सारी जो रेडियो वेव्स है रिफ्लेक्ट होकर फिर किस में चले जाते हैं, फीड एलिमेंट, और यहाँ से हम फिर अपनी केबल लगा के अपने रिसीवर बॉक्स तक ये ले जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका मैकेनिज्म, यानी कि कैसे ये काम करता है। ठीक है,
तो जो ये यहाँ पे होता है, ये क्या है, एक्सिस है, इसको हम कहते हैं एक्सिस। और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो पैराबोलिक शेप का होता है। और यहाँ पे बीच में जो होता है एलिमेंट, इसको हम कहते हैं फीड। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फीड। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो फीड इज प्लेस्ड एट द फोकस पॉइंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अब अगर हम इसकी एडवांटेजेस देखेंगे, एडवांटेज क्या क्या इसकी, तो इट ऑफर्स हाई गेन एंड डायरेक्टिविटी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और ये सूटेबल किसमें, इट इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में ये यूज आता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और अब अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी रेंज अबव 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये काम करता है। किसके, 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये काम करता है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ये काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि यूज किस में करते हैं, एक तो हम रेडियो में यूज करते हैं और टेलीविजन में, रेडियो या टेलीविजन हम यूज करते हैं। और इसी तरह हम ये वायरलेस एप्लीकेशंस में भी हम ये यूज करते हैं, वायरलेस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये है कुछ एप्लीकेशन की, ये हमें याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखेंगे, देखिए एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको हम करेंगे यूज एज ए ट्रांसमीटर भी और एज ए रिसीवर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए तो फंक्शन कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे आपका फीड एलिमेंट है। ठीक है, एज ए ट्रांसमीटर कैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर से क्या आई, सिग्नल यहाँ पे आई, वो चलेगी आपकी फीड एलिमेंट में, और फीड एलिमेंट से निकल गई यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐसी चलेगी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, निकलेगी यहाँ से। ठीक है, और एक सिग्नल आएगी ऐसे, तो रिफ्लेक्ट करेगी इसको, तो यहाँ से चले जाएगी और फिर ये किस में चले जाएगी, स्पेस में चलेगी और फिर रिसीवर तक पहुँच जाएगी। तो ये है कौन सा, ट्रांसमीटर, यानी कि एज ए ट्रांसमीटर हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और जब हम इसको एज ए रिसीवर यूज़ करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, रिसीवर, एज ए रिसीवर यूज़ करेंगे आप। ये मान लीजिए आपका, ये है आपका यहाँ पे फीड एलिमेंट, तो यही सिग्नल जो है, चलिए यहीं पे हम बनाते हैं इसकी डायग्राम यहाँ पे। ठीक है, ये है रिसीवर। तो ये सिग्नल जो है ये आई किसके पास, अब इस एंटीना के पास। तो यहाँ पे क्या करेगी, ये स्ट्राइक करेगी इसके साथ, ऐसे करेगी स्ट्राइक, तो यहाँ पे आपका फीड एलिमेंट, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो आ जाएगी किसके पास, फीड एलिमेंट के पास। इसी तरह ये भी आएगी ऐसे, रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से, तो ये भी चली जाएगी इसमें, फीड फीड एलिमेंट में, और फीड एलिमेंट नीचे किसके साथ है, रिसीवर के साथ कनेक्टेड। तो ये है एज ए रिसीवर और ये है एज ए ट्रांसमीटर भी ये काम करेगा। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो ये है फंक्शन ऑफ किसकी, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की, जो कि हम यूज़ करते हैं एज ए ट्रांसमीटर भी, एज ए रिसीवर भी। देखिए अब आप कहेंगे कि जो ये फीड एलिमेंट होता है इसमें कौन सा एंटीना प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है या डायपोल एंटीना हम यूज़ करेंगे, या तो हम यहाँ पे डायपोल करेंगे यूज़, या हम करेंगे यूज़ यहाँ पे हॉर्न एंटीना। क्या, हॉर्न एंटीना भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हॉर्न एंटीना प्लस दिस पैराबोलिक सरफेस, तो बनाता है फिर ये कौन सा, पैराबोलिक एंटीना। ठीक है, लेकिन अंदर यहाँ पे एक एंटीना होता है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है इसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो डायपोल क्या करता है, डायपोल कन्वर्ट करता है ईएम वेव्स को किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। कहाँ पे, ये है रिसीविंग एंड पे, और ट्रांसमीटर एंड पे क्या करता है, ये ट्रांसमीटर एंड पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ईएम वेव्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहेंगे ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे क्या करता है, एक काम है एज ए ट्रांसड्यूसर यहाँ पे काम करता है। आई होप यहाँ पे ये आपको समझ आया होगा। देखिए अब इसके बाद है इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे। देखिए पहले हम अगर यहाँ पे इसकी एडवांटेज देखेंगे, एडवांटेज, तो फर्स्ट एडवांटेज है रिडक्शन इन माइनर लॉस, यानी कि जो माइनर लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं यहाँ पे। रिडक्शन इन माइनर लॉस, यानी कि जो साइड लोब्स की वजह से पावर लॉस हो जाते हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं, यानी कि रिडक्शन इन माइनर लॉस। तो सेकंड है यहाँ पे वेस्टेज ऑफ पावर इज रिड्यूस्ड। देखिए जब लॉस कम होंगे तो वेस्टेज ऑफ पावर जो है वो भी कम हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ पावर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट है कॉन्सेंट्रेटेड या फोकस्ड बीम, कॉन्सेंट्रेटेड या फोकस्ड बीम, यानी कि रेडिएशन पैटर्न जो है वो फोकस्ड होता है यहाँ पे। इसी तरह फोर्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे, जो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं बीम का, एडजस्टमेंट ऑफ द बीम,
एडजस्टमेंट ऑफ बीम, यानी कि बीम को हम यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं उसके पैटर्न को। देखिए जब हम फॉर एग्जांपल हमारे डिश टीवी की क्या सिग्नल चली जाती है, फिर हम क्या एडजस्ट इस रिफ्लेक्टर को क्या करते हैं, हम पे एडजस्ट करते हैं, मतलब इधर उधर टिल्ट देते हैं इसको, ताकि जो हमारी स्ट्रेंथ जो है सिग्नल की वो अच्छी आ जाए। फिर हम टीवी पे अपने सिग्नल स्ट्रेंथ क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन वो कैसे करते हैं, तो एडजस्टमेंट ऑफ बीम जो है वो कहाँ कैसे हम करते हैं, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या करते हैं, मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, उससे फिर बीम जो एडजस्ट होके हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे मतलब मिल जाते हैं, यानी कि स्ट्रांग होती है। तो इसके बाद इसके दो टाइप्स हैं मेनली अगर हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज कैसग्रेन, जो हमने अभी देखा था फर्स्ट डायग्राम में। देखिए कैसग्रेन, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक यहाँ पे सेकेंडरी रिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे पहले पड़ी ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर ये इस सेकेंडरी रिफ्लेक्ट, ये भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। उसके बाद हम जो फीडर है वो इस सरफेस पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, अगर हम ये कॉन्वेक्स शेप का यूज़ करेंगे सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, अगर हम कॉन्वेक्स शेप का, देखिए इसको कहते हैं इस शेप को कॉन्वेक्स, ठीक है, और इसको कहते हैं कनकेव। देखिए यहाँ पे कौन सा, यह कनकेव है, यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स है। जब हम कन्वेक्स सेकेंडरी रिफ्लेक्टर यूज करेंगे उसको हम कहते हैं कैसग्रेन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। और अब अगर हम यहाँ पे ऐसा कनकेव वाला यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, उसको कहेंगे हम ग्रिगोरियन पैराबोलिक एंटीना। तो ये दो टाइप्स हैं इसके मेन। तो ये किस पे डिपेंड है, आप कौन सी जो सेकेंडरी रिफ्लेक्टर हम यहाँ पे यूज करते हैं उसकी शेप कैसी होगी, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिफ्लेक्टर। तो ये क्या है, ये हुआ प्राइमरी रिफ्लेक्टर, तो ये हुआ आपका सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, या हम इसको सब रिफ्लेक्टर भी हम कह सकते हैं। सेकेंडरी रिफ्लेक्टर का ही या सब रिफ्लेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। ये हमें मतलब याद रखना है आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और इनका क्या मकसद है, हम ये क्यों यहाँ पे सेकेंडरी यूज करते हैं, सो दैट कि हमें मोर फोकस्ड बीम मिल जाए, मोर फोकस्ड बीम, ठीक है। आप देखिए कितनी कंसंट्रेटेड है अब यहाँ पे ये लाइन, यानी कि एक दूसरे के बहुत क्लोज है, ठीक है। जब ये सेकेंडरी रिफ्लेक्टर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, फीड एलिमेंट तक पहुंच जाती है, तो ये बहुत सारी मतलब जो है इनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है इन रिफ्लेक्टेड वेव्स की। इस वजह से क्या मिलता है, हमें फोकस्ड बीम यहाँ पे मिल जाती है। तो ये थे आपके रिफ्लेक्टर एंटीनास। और एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एरे एंटीनास। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, एरे एंटीनास, ठीक है। तो एरे एंटीना, जो एरे एंटीनास है इसमें एक फेमस कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं यागी उड़ा एंटीना, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसका हम खाली ये एक पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे हैं टाइप्स हैं एरे एंटीनास के, लेकिन हम खाली यही यागी उड़ा एंटीना जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यागी एंटीना की अगर हम बात करेंगे, यागी उड़ा एंटीना की, तो ये क्या है, ये एक एरे जैसी होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। देखिए इट इज एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ, और इसमें क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ड्राइवन एलिमेंट। तो यह मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइवन एलिमेंट क्या होता है। कंसिस्ट्स ऑफ ड्राइवन एलिमेंट, रिफ्लेक्टर एंड पैरासिटिक एलिमेंट्स, जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स। देखिए क्या क्या होता है इसमें, एक तो आपका इसमें होता है ड्राइवन एलिमेंट, जो आपका कौन सा होता है, या तो आपका ये डायपोल हो सकता है, और डायपोल में कौन सा, फोल्डेड डायपोल हमने ऑलरेडी पढ़ा। फोल्डेड डायपोल वहां पे हमने मतलब मेंशन किया था कि जो फोल्डेड डायपोल होता है वो हम इस यागी उड़ा एंटीना में यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो ड्राइवन एलिमेंट होता है इसमें, और एक रिफ्लेक्टर होता है, और एक डायरेक्टर होता है। देखिए डायरेक्टर जो है ये दो तीन चार, ये मतलब जितने मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। देखिए अब अगर हम यहाँ पे इसके डायग्राम देखेंगे, ये देखिए ये एक स्टैंड है और इसी पे ये क्या है, यहाँ पे खड़ा है, और ये क्या है आपका एक्चुअल एंटीना। देखिए एक तो आपका यहाँ पे ड्राइवन एलिमेंट है ये वाला, जिसपे ब्लैक बॉक्स लगा है, और इसी के साथ लगी होती है आपकी फीडर लाइन, यानी कि जो कोएक्सियल केबल है जो आपके रिसीवर एलिमेंट में जाती है। देखिए ये ब्लैक वाली, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी के साथ होता है कनेक्ट, कौन सा, फीडर। तो आपका एक और एलिमेंट है इसमें जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्टर होता है ये फर्स्ट एलिमेंट जो है, ये होता है रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर है और ये फीडर है, और जो ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं मल्टीपल डायरेक्टर, इनके डायरेक्टर्स हैं और कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो हम कहेंगे दीज आर दी मल्टीपल डायरेक्टर्स। एक एलिमेंट को हम कहेंगे डायरेक्टर, और जो ये है मल्टीपल डायरेक्टर्स। तो ये है इसका डिजाइन, ठीक है। तो ये एक और मतलब इमेज है इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टर,
ठीक है, ये है रिफ्लेक्टर। और ये आप देख सकते हैं फोल्डेड डायपोल है, ये देखिए फोल्डेड है, ये डायपोल है। इसी के साथ हम फीडर कनेक्ट करते हैं जो कि आपके टीवी या रिसीवर एंटीना में जाता है, रिसीवर में जाता है। और ये तीन क्या है, ये तीन है इसके आपके डायरेक्टर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे, ये किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, तो इट वर्क्स इन VHF टू UHF रेंज, ये आपको यहाँ पे याद रखना। और अगर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे वो कितने 30 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज तक ये मतलब इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो ये क्या है, ये इट इज एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ ड्राइवन एलिमेंट, वन और मोर डायरेक्टर्स एंड रिफ्लेक्टर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। देखिए जो ड्राइवन एलिमेंट होता है ये क्या होता है आपका एक्चुअल क्या है, यहाँ पे जिसको हम कहते हैं डायपोल या फोल्डेड डायपोल आप कह सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा एंटीना जो है इसमें हम यूज करते हैं, किसमें, यागी उडा एंटीना में, वो है आपका डायपोल या हम कहेंगे फोल्डेड डायपोल हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए अब जो ड्राइवन एलिमेंट होता है, तो ड्राइवन एलिमेंट ये होता है कौन सा, आपका डायपोल होता है, द एलिमेंट टू विच दिस फीडर इज कनेक्टेड, जिसके साथ क्या करते हैं हम कनेक्ट करते हैं फीडर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फीडर है वो किसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, डायरेक्टर है, या यहाँ पे फीडर है, या सॉरी ड्राइवन है, या ड्राइवर है, या आप यहाँ पे ड्राइवर भी कह सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर, ये ड्राइवर है, वो रिफ्लेक्टर है और डायरेक्टर है। तो फीडर इज कनेक्टेड टू दिस ड्राइवर एलिमेंट जिसको हम कहते हैं डायपोल, और यही फिर आपका किस में जाता है, रिसीवर में जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर जो है, रिफ्लेक्टर हम एंड पे लगाते हैं, ये देखिए आप एंड पे हम लगाते हैं रिफ्लेक्टर। सो रिफ्लेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंड, रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड एट द एंड, ठीक है। ये हम एंड पे यूज करते हैं। जो बाकी अदर एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायरेक्टर्स, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे इसके एडवांटेज देखेंगे, एडवांटेज क्या क्या है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, हाई डायरेक्टिविटी। एडवांटेज क्या है, फर्स्ट इज हाई डायरेक्टिविटी, हाई डायरेक्टिविटी। इसी तरह हाई गेन, गेन भी इसका हाई है, हाई डायरेक्टिविटी एंड हाई गेन। तो ये एप्लीकेशन एडवांटेज आप याद रखना। इसी तरह ईज ऑफ हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस, ईज ऑफ हैंडलिंग, तो ये मतलब इसकी मेंटेनेंस भी क्या है, ईजी है हैंडल करना, और मेंटेनेंस भी इसकी ईजी है, मेंटेनेंस भी इसकी ईजी। ये कब ये जो एंटीनाज है हम अक्सर मतलब पहले ज़माने में, आज नहीं करते हैं, आज तो हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं डिश एंटीनाज में। तो पहले कहाँ करते हैं हम यूज़, हम अपने टीवी से, ब्लैक एंड वाइट टीवीज होते हैं हमारे पास, तो अपने इस पे ना छत पे ये लगाते थे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे होता था ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसके पीछे से एक ये था कनेक्टर होता था, और यहाँ से वायर आती थी, वो डायरेक्ट हम इसमें लगा देते थे, ठीक। तो ये हम मतलब आज कल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बाकी एप्लीकेशन में करते हैं, लेकिन टीवी जो टेलीविजन है उसमें अभी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके बाद है थर्ड, जो इसका जो फ्रीक्वेंसी कवरेज है वो भी ब्रॉडर है, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ये काम करेगा, ब्रॉडर कवरेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ब्रॉडर कवरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह फोर्थ जो है इनएक्सपेंसिव है, ये इनएक्सपेंसिव, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है नहीं है। इसी तरह अगर अब हम डिसएडवांटेज इसकी देखें, तो डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ प्रोन टू नॉइस, इट इज़ प्रोन टू नॉइज, यानी कि यहाँ पे नॉइज एडिशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे नॉइज ऐड होगा, तो यहाँ पे फिर सिग्नल की क्वालिटी है जो वो डिग्रेड हो जाती है। इस वजह से फिर हमें जो मैसेज यहाँ पे मिलती है फिर एंड पे, वो मतलब क्वालिटी वाली नहीं होती है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो है, इट इज़ ऑल्सो प्रोन टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स लाइक थंडरिंग, ठीक है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो इट इज प्रोन टू नॉइज एंड इट इज प्रोन टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका कौन, यागी उडा एंटीना। देखिए अब आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए ये क्या आपका, ये आपका रिफ्लेक्टर है, और ये क्या आपका, ये आपका ड्राइवन एलिमेंट है जिसको हम कहेंगे फोल्डेड डायपोल, और बाकी आपकी क्या है, बाकी आपके यहाँ पे डायरेक्टर्स है। देखिए जो लेंथ होती है किसकी, इन डायरेक्टर्स की, ये देखिए डायरेक्टर की लेंथ ये कितनी होती है, इट इज लेंथ इज इक्वल टू वो होती है 0.45 लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ में हम ये कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 0.45, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लेंथ इज लेस देन
लेमडा डिवाइड बाई 2, यानी कि हाफ ऑफ द लेमडा से भी इसकी जो लेंथ है वो कम होती है। वो ये क्या है, यानी कि 0.45 भी हो सकता है। तो या आप 0.45 लेमडा याद रखें, या एल इज लेस देन लेमडा डिवाइड बाई 2। तो ये क्या है, डायरेक्टर्स की लेंथ, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो यहाँ पे डिस्टेंस होते हैं किनके बीच, डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर के बीच डिस्टेंस होती है, ये कितनी होती है, ये डिस्टेंस ये होती है लेमडा डिवाइड बाई 10। यहाँ से भी लेमडा डिवाइड बाई 10 और यहाँ से भी लेमडा डिवाइड बाई 10। तो बीच की जो डिस्टेंस होती है इनकी, वो कितनी होती है, वो होती है लेमडा डिवाइड बाई 10। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो एरे एंटीना का एक और टाइप है, वो है एंड फायर एरे। ये आप खुद ही पढ़ लें थोड़ा सा, एंड फायर एरे क्या होती है, ये कौन सा एंटीना होता है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। तो एंड फायर एंटीना जो है ये एक नेक्स्ट टाइप है इसका। तो पहला टाइप है यागी उडा एंटीना, फिर है एंड फायर एंटीना, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद एक और कैटेगरी है वो लेंस एंटीना, जिसमें कन्वेक्स और कनकेव है, वो आप खुद देख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो एक बार खुद ही देख लेना, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टर की लेंथ होती है, रिफ्लेक्टर जो यहाँ पे रिफ्लेक्टर होता है, इसकी लेंथ होती है ग्रेटर देन लेमडा डिवाइड बाई 2। ये भी आप याद रखना, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना चाहेंगे तो आप याद भी रख सकते हैं। तो इट इज लेंथ इज ग्रेटर देन लेमडा डिवाइड बाई 2। तो देखिए, अब अगर इसका हम रेडिएशन पैटर्न देखेंगे इस एंटीना का, तो रेडिएशन पैटर्न इसका कुछ ऐसा है, ठीक है। ये है आपका मेन लोब, और ये आपका बैक लोब, और ये आपके दो साइड लोब्स ऐसे, ये इसके दो साइड लोब्स, और ये आपका बैक लोब, और ये आपका मेन लोब। अगर आप देखेंगे, देखिए मेन बीम किस साइड से, मेन बीम है इस साइड से, तो इसको हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल एंटीना, यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न, यूनिडायरेक्शनल। तो एक ही डायरेक्शन यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसका रेडिएशन पैटर्न, सो वी कॉल इट यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप जो यागी उडा एंटीना है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके बाद लास्ट टाइप हम यहाँ पे देखेंगे, लास्ट टाइप जो है वो है माइक्रोवेव एंटीना। और माइक्रोवेव एंटीना में एक इंपॉर्टेंट है, वहाँ खाली हम उसमें एक ही पढ़ेंगे, दैट इज, देखिए माइक्रो, पहले हम हेडिंग लिखेंगे माइक्रोवेव एंटीना, माइक्रोवेव एंटीना। तो इसमें हम लिखेंगे ना कौन सा, माइक्रोस्ट्रिप, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, ठीक है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। हम इसमें खाली ये एक पढ़िए लास्ट वाला, ठीक है। तो माइक्रोस्ट्रिप क्या है, ये एक मेटल प्लेट जैसा होता है, मेटल, इट इज ए मेटल प्लेट माउंटेड विद ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन बिटवीन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन बिटवीन, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेटल प्लेट होता है, और बीच में क्या रखते हैं हम, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए, ये आपका एक मेटल प्लेट ऊपर से, और नीचे से क्या है ग्राउंड, और बीच में हम रखते हैं ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे मटेरियल रखते हैं। अब आप कहेंगे सर कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ये क्या होता है। देखिए जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये एक मटेरियल होता है विथ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, विद हाई इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन का, हमें उतना ज़्यादा नहीं जाना है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो हम आपको सिर्फ ये रखना है, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक, इट इज अ मटेरियल विथ हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपका माइका है, इसी तरह गिलास है, ये सारे क्या ये हैं एग्जांपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और भी बहुत सारे हैं, आपको अब सिरेमिक है या माइका है वो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ये हम प्लेस करते हैं इन बिटवीन मेटल प्लेट। नीचे क्या है, नीचे ग्राउंड है, देखिए ये इनकी रियल पिक्स है, देखिए ऐसा होता है। और यहाँ से हम इसको फीडर जो है यहाँ से कनेक्ट करते हैं टू एक्साइट दिस एंटीना, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करते हैं, कनेक्टर सप्लाई, ठीक है, एनर्जी या हम कहेंगे पावर यहाँ पे इसको देते हैं, ठीक। और फिर क्या करता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, किसमें, इस डाइलेक्ट्रिक। देखिए जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, फीड करते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं कि कहाँ से, जो एजिस होती है, प्लेट्स की एजिस होती हैं, यहाँ से ये मतलब रेडिएट करती हैं, कौन सी, ये ईएम वेव्स फिर, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है किसके अंदर, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसके बाद एजिस के थ्रू ये निकल जाती हैं, और फिर ये रेडिएट करता है ये एंटीना ऐसे, ठीक है। अब अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रेंज देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज है इसका अबाउट 100 मेगाहर्ट्ज जो है इसके अब, यानी कि ग्रेटर देन
100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ग्रेटर देन 100 मेगाहर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका साइज जो होता है इट इज़ ऑफ वेरी लो साइज, यानी कि वेरी लो साइज, यानी कि इसका साइज जो है बहुत कम होता है, ज़्यादा साइज इसका बड़ा नहीं होता है। और जो इसकी रेडिएशन है वो भी लो ही होती है, यानी कि रेडिएशंस जो है रेडिएशंस भी इसकी बहुत कम है, यानी कि लो रेडिएशंस, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं पैच एंटीना, भी हम इसको कहते हैं पैच एंटीना। तो अब अगर आपको पूछा जाएगा पैच एंटीना इज आल्सो कॉल्ड, तो इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। और का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना इज एन एग्जांपल ऑफ, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोवेव एंटीना। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडिएटिंग एलिमेंट है कौन सा, वो है आपका ये पेज। तो यहाँ पे क्या रखते हैं हम, इसके नीचे डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो ये पेज है, जो ये मेटल प्लेट है, इसका जो शेप है, इसकी शेप हो सकती है, इट कैन बी ऑफ स्क्वायर शेप, ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, और ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। फिर यहाँ पे बन जाते हैं फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, यानी स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर एंटीना, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ दिस प्लेट है, सो लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज इक्वल टू, यानी कि लेंथ ऑफ मेटल प्लेट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हाफ ऑफ वेवलेंथ L इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इस मेटल प्लेट की लेंथ क्या है, जो हम यहाँ पे वेवलेंथ यूज करेंगे उसका हाफ, यानी कि L इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो व्हेन एंटीना इज एक्साइटेड, द wave is generated within the dielectric undergo reflections and the energy is radiated from the edges of the metal पैच। तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन यहाँ एजिस के जो है एजिस यहाँ पे वेव्स निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो है, या हम कहेंगे रेडिएशन जो है, वो यहाँ पे बहुत ही लो है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहले हम देखेंगे यहाँ पे इसकी एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है पहला कि इसका साइज जो है वो स्मॉल है, यानी कि लाइट वेट है इसका, लाइट वेट, यानी कि वेट इसका बहुत कम है, और कॉस्ट भी इसका कम है, यानी कि लो कॉस्ट एंड लो वेट। और अब अगर हम इसकी डिसएडवांटेज हम देखेंगे, तो डिसएडवांटेज ये इनएफिशिएंट रेडिएशन, इनएफिशिएंट रेडिएशन, वो भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे रेडिएशन जो है वो लो है, एनर्जी भी यहाँ पे लो है, जो यहाँ पे निकलती है कौन सी, EM वेव्स, ठीक है। तो ये क्या है, इनएफिशिएंट रेडिएशन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, तो एप्लीकेशन क्या है, हम मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम हाई वेट जो एंटीना जो है वो हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो कि लाइट वेट होता है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है फिर लेंस एंटीना, तो वो आप खुद ही देख लेना क्या है। तो यहाँ पे हमारे जो एंटीना जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुए, ठीक है। तो जितने भी एंटीनाज हमने पढ़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से मतलब आप इसका रिवाइज करना। लेकिन जो इसके बाद बगैर जो बाकी एंटीनाज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार ना कन्वेक्स लेंस थोड़ा सा पढ़ना, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिए। देखिए अब एक कंसेप्ट है यहाँ पे जो कि मुझे लास्ट लेक्चर में पढ़ाना था, लेकिन मैं भूल गया, कि करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। एंटीना पे जो करंट का और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा होता है। देखिए जब हम आरएफ सिग्नल, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम देते हैं किसको, एक एंटीना को। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आप एक एंटीना, ठीक है। व्हेन आरएफ सिग्नल इज अप्लाइड एट सम पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पे हम, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डायपोल होगा, क्या होगा, ये डायपोल है, तो यहाँ पे हम सेंटर पे क्या इसको देते हैं, यहाँ पे आरएफ सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज भी प्रेजेंट होगी और करंट भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस पॉइंट पे। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे किस पॉइंट पे कितना करंट है और कितनी यहाँ पे वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज और करंट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस एंटीना पे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो रेडिएशन पैटर्न होता है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रेडिएशन पैटर्न, ये किस पे डिपेंड होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, यानी कि रेडिएशन पैटर्न, ये रेडिएशन पैटर्न जो है इट चीफली डिपेंड्स ऑन एंटीना लेंथ, क्या एंटीना लेंथ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, और जो लेंथ जो है वो किस में मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड इन वेव लेंथ, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और पावर लॉसेस, पावर लॉसेस और टर्मिनेशन एट द एंड, यानी कि एंड पे क्या कैसी टर्मिनेशन होगी। देखिए ऑलरेडी हमने पढ़ा, अगर ये स्ट्रेट होगा तो इसका रेडिएशन पैटर्न जो है वो वीक होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम इसको क्या देंगे, यहाँ पे
थोड़े फॉर एग्जांपल अगर एंटीना ऐसा होगा तो यहाँ पे ऐसा ये होगा क्या रेडिएशन पैटर्न। अब अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे 90 मतलब स्ट्रेट रहेंगे 90 डिग्री का एंगल देंगे यहाँ पे, तो इसका रेडिएशन पैटर्न जो वो ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। तो टर्मिनेशन एट द एंडस जो है वो भी किस पे असर डालता है, यानी कि इफेक्ट करता है कि इसको रेडिएशन पैटर्न जो है वो कैसा क्या होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब अगर हम यहाँ पे हाफ डाइपोल की एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे ये क्या है, एक डाइपोल एंटीना है। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे इम्पिडेंस देखेंगे, जो इम्पिडेंस होती है Z वो वेरी करती है। ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ एंटीना, यानी कि इस पॉइंट पे एक वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे दूसरा वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे दूसरा वैल्यू होगा यहाँ पे क्या इम्पिडेंस का। ठीक है, जब इम्पिडेंस वेरी करेगी तब क्या वेरी करेगा, आपका करंट भी वेरी करेगा और आपकी वोल्टेज भी यहाँ पे वेरी करेगी। तो ये हमने ऑलरेडी कल पढ़ा था कि जब सेंटर में V क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो एजिस पे क्या होगा, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा। लेकिन अब हम यहाँ पे इम्पिडेंस की बात करेंगे कि देखिए जहाँ पे इम्पिडेंस हाई होगी, जहाँ पे इम्पिडेंस क्या होगी, हाई होगी, वहां पे करंट क्या होगा, लो होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी कि हमें यहाँ पे देखना है इम्पिडेंस और करंट की वेरिएशन। जहाँ पे इम्पिडेंस ज्यादा है वहां करंट क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पे इम्पिडेंस क्या होगी, कम होगी, वहां पे करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी कि वायर इम्पिडेंस इज हाई देयर करंट इज लो, एंड वायर इम्पिडेंस इज लो देयर करंट इज हाई। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो ऑलरेडी हमने इम्पिडेंस मैचिंग के बारे में भी पढ़ा। जितना इम्पिडेंस मैचिंग मतलब गुड होगा, उतना भी क्या होगा, पावर ट्रांसफर होगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो यह पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना, और काला वाला पॉइंट के सेंटर में क्या होगा और एजिस पे होगा, वो भी आप अच्छे से याद रखना कि करंट और वोल्टेज का जो है वेरिएशन वो कैसा रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा रिलेशन बिटवीन इम्पिडेंस एंड करंट। तो जहाँ पे Z हाइस्ट होगा वहाँ पे यानी करंट क्या होगा, लोवेस्ट होगा, और जहाँ पे Z लोवेस्ट होगा वहाँ पे करंट हाइस्ट होगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। देखिए इसके बाद एक और कंसेप्ट मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीनाज। देखिए एक और कैटेगरी है रेजोनेंट एंटीनाज, रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटीना। ये भी आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये आप खुद ही देख लेना। देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जो रेजोनेंट एंटीनाज जो होते हैं इनको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव एंटीनाज। क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव एंटीनाज। ये आपको याद रखना है, स्टैंडिंग वेव एंटीनाज। यहाँ पे आप एक्चुअल में गूगल करना, आप एग्जाम्पल्स देखने किसके, रेजोनेंट एंटीनाज के। जैसे कि आपका डाइपोल एंटीना वो क्या है, वो एक रेजोनेंट एंटीना, और इसकी भी आप एग्जाम्पल्स देख लेना। ठीक है, गूगल करके देख लेना आप। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव एंटीनाज, हम इनको कहते हैं। और ये क्या होते हैं, दे आर पीरियोडिक, दे आर पीरियोडिक, और ये होते हैं नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये होते हैं नॉन पीरियोडिक, वो होते हैं पीरियोडिक। देखिए स्टैंडिंग वेव क्यों हम इनको कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये कर्व है, इसकी प्रोपेगेशन है ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक और वेव होगी जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो सो दैट इज व्हाई वी कॉल रेजोनेंट एंटीनाज एज स्टैंडिंग वेव एंटीनाज। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और जो इनका रेडिएशन पैटर्न होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल होता है इनका रेडिएशन पैटर्न। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सिस है तो इनका रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा होगा, इस साइड से भी होगा और इस साइड से भी होगा। जैसे हमने किस में पढ़ा था, डाइपोल में, डाइपोल का क्या था, ऐसे ही। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी था और इस डायरेक्शन में भी। तो ये क्या है, ये है बाई डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न। तो सेम है किन में, रेजोनेंट एंटीनाज में भी, एंड दे आर पीरियोडिक नेचर, ये आपको याद रखना है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड बाई डायरेक्शनल ट्रेवलिंग वेव एंटीनाज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका रेडिएशन पैटर्न जो है वो है बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज और करंट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वोल्टेज का सॉरी अगर करंट की वेव है, ये वोल्टेज की वेव है। ठीक है, ये है कौन सी है, इंसिडेंट वेव, और ये है रिफ्लेक्टेड वेव। सो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव दोनों एग्जिस्ट करेंगे, वहाँ पे दूसरी जो रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो और भी आप मतलब पढ़ सकते हैं रेजोनेंट और नॉन रेजोनेंट एंटीना जो है इनके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे, ये वो है यागी उड़ा एंटीना, यागी उड़ा एंटीना। तो ये भी आप यहाँ पे एग्जांपल याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे डायरेक्शन एक ही होती है, यानी कि कॉमन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन यहाँ पे V की होगी वही I की होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेडिएशन पैटर्न इनका यूनि डायरेक्शनल होता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसा है और ये ऐसा है, मेन लोब ये है, इनके माइनर लोब्स। तो ये क्या है, ये है यूनि डायरेक्शनल। यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न जो है एक ही साइड से है, तो वी कॉल दिस एंटीनाज एज, या हम कहेंगे दिस रेडिएशन पैटर्न इज कॉल्ड एज यूनि डायरेक्शनल
रेडिएशन, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल एंटीनाज भी। तो इनकी डायरेक्टिविटी जो है, इनकी डायरेक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि बीम जो है एक ही साइड से है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड से, यहाँ पे डायरेक्टिविटी कम होगी और यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हियर the directivity of resonant antennas, non-resonant antennas is higher than the resonant antennas। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इस वजह से इनको कहते हैं डायरेक्शनल एंटीनाज, डायरेक्शनल एंटीनाज, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना, इनको कहते हैं बाई डायरेक्शनल एंटीनाज, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है डायपोल और इसकी एग्जाम्पल है यागी उडा एंटीना। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको दिया यहाँ पे कि रेडिएशन एंटीनाज और नॉन रेडिएशन एंटीनाज और नॉन रेजोनेंट एंटीनाज एंड नॉन रेजोनेंट एंटीनाज के बीच क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे आपके एंटीनाज खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मतलब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कहूँगा, यहाँ पे मैं टॉपिक नहीं कहूँगा, क्योंकि जो एक मतलब एक एक टॉपिक जो है अपने आप में एक पूरी बुक है, ठीक है। जो एंटीनाज एंड ये फंडामेंटल्स ऑफ एंटीनाज जो है, ये एक्चुअल में एक इंजीनियरिंग में एक बुक होती है, ठीक है। पूरे सेमेस्टर में जो हम मतलब वहाँ पे 6 महीने पढ़ते हैं, लेकिन मतलब इतना सारा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, और क्वालिफिकेशन भी क्या रखी है, 12th यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल है मतलब इतना सारा कवर जो है डिटेल में कवर करना, लेकिन फिर भी हमने मतलब हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर किया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ छोड़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको खुद भी पढ़नी होगी। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा लेंस एंटीना, तो वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पाया। जैसे यहाँ पे रेजोनेंट नॉन रेजोनेंट एंटीना, इनके एग्जांपल्स आप देखना। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट जो है एंटीनाज में, एंटीनाज के एप्लीकेशंस अच्छे से देखना, वो अच्छे से याद रखना। कभी भी देखिए फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए आपका राउटर जो है घर में है, वहाँ पे हम कौन सा एंटीना यूज़ करते हैं, बताइए। आपकी डिश टीवीज जो है वहाँ पे कौन सा एंटीनाज हैं, आपकी गाड़ी में कौन सा एंटीनाज हम यूज़ करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सा मतलब ये करते हैं, सैटेलाइट में कौन सा करते हैं, ठीक है, या रेडियो स्टेशन में हम कौन सा एंटीना यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन आप अगर मतलब मैंने कोई एग्जाम्पल यहाँ पे दी भी नहीं होगी एप्लीकेशन में, तो आप प्लीज़ वो गूगल करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। जैसे हमने एनालॉग कम्युनिकेशन इससे पहले पढ़ी, जिसमें हमने मॉड्यूलेशन पढ़ी, फिर एफएम वगैरह वगैरह, तो उसको हम कहते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन, सेम चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन डिजिटल में, जहाँ पे सिग्नल होगी आपकी डिजिटल। इससे पहले वो जो सिग्नल थी वो थी एनालॉग सिग्नल, अब पढ़नी हमें डिजिटल सिग्नल। तो आई होप वो आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा होगा, जो आया सर है वो आपको पढ़ाएंगे वो सिग्नल, यानी कि एनालॉग क्या होती है और डिजिटल सिग्नल क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर भी मैं भी बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।